आप सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका पेपर 1 का है। पेपर 1 यूनिट 9 का जो टॉपिक है आपका इन्वायरमेंट इशू लोकल रीजनल एंड ग्लोबल। कुल मिला के इसको हिंदी में बोल सकते हैं पर्यावरणीय समस्या। ठीक है। तो हम लोग का जो स्लाइड होगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा और मैं मैक्सिमम हिंदी बोलूँगा। जो लोग भी हिंदी मीडियम के हैं, आपको अगर इंग्लिश लिखने में दिक्कत होती है तो मेरी बात को आप लोग हिंदी में अपने नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है, परेशान नहीं होना है। मैं एकदम आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। अब जो ये हमारा क्लास है ये रेगुलर होगा, हर 1-2 दिन पे वीडियो आती रहेगी। टाइमली हम लोग कोर्स ख़त्म करेंगे। पेपर 1 का भी वीडियो आपको टाइम पे मिलेगा। ठीक है। इससे पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और खूब शेयर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। आप लोग समझिए इस चीज़ को। तो आप लोग एटलीस्ट इतना तो हेल्प करिए कि चैनल को ग्रो करवाइए और सब लोग व्यू करिए। काफ़ी मेहनत लगी है बनाने में, तो जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं सब लोग वीडियो को देखिए। और कोई अगर कमी लगती है तो कमी आप सजेस्ट कर सकते हैं, अच्छी लगती है तो आप वो भी बोल सकते हैं मैसेज में, कमेंट में। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हम लोग का इन्वायरमेंटल इशू लोकल रीजनल एंड ग्लोबल। ठीक है। ये आपका हम लोगों का, तो देखिए हमारा जो है, तो लोकल इन्वायरमेंट इशू क्या है। आपके आसपास जो है वो पर्यावरण में क्या समस्या दिख रहा है। तो आपको ये समस्या दिख रहा होगा कि साफ़ पानी का समस्या है। आपको साफ़ पानी नहीं मिलता है। जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो पानी का कितना इशू है आपको पता ही होगा। डिजर्टिफिकेशन का मतलब हुआ कि हमारी जो ज़मीन है पहले उपजाऊ था, उस पर इतना ज़्यादा क्रॉप हो गया कि ज़मीन जो है आपका अब फसल होने योग्य नहीं रहा है। पहले इतना ज़मीन था, इसमें 2 केजी मान के चलिए गेहूँ उत्पादन होता था। अब क्या हो रहा है, 1 केजी उत्पादन हो रहा है। मतलब इसका फर्टिलिटी घट गया है, तो डिजर्टिफिकेशन हो गया, मतलब इसका जो उर्वरकता था वो कम हो गया है। ठीक है। थर्ड देखते हैं जनसंख्या वृद्धि। तो ये भी जनसंख्या वृद्धि के कारण ही ना लोकल इन्वायरमेंट इशूज आपका आ रहा है। जो भी पर्यावरणीय समस्या आ रहा है उसमें जो मेन चीज़ है वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, इससे क्या दिक्कत होता है कि जो भी आपका संसाधन है, पानी पे, ज़मीन पे, भोजन पे, उस पर दबाव बढ़ता है। ठीक है। चौथा है प्रदूषण की समस्या। तो प्रदूषण की समस्या तो आप देख रहे हैं कि दिल्ली में अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना गंदा है। जो लोग को भी, जो खासकर जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनके लिए तो मतलब कि क्या बोलिएगा, उसके हेल्थ के लिए बहुत बहुत ही खतरनाक है दिल्ली का हवा। दिल्ली तो छोड़िए, अभी जैसे पटना शहर, लखनऊ शहर, यहाँ का भी हवा गंदा हो रहा है। ठीक है। और चौथा है इंडेंजर्ड स्पीसीज़। देखिए इन्वायरमेंटल इशू से क्या होता है कि जो भी चीज़ कम बचा हुआ है, जैसे कि आपको पता है कि चीता जो है हमारे यहाँ से विलुप्त हो गया है। आपको पता है कि कुन्नो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, चीता हम लोग अफ्रीका से लाके भी रखे हैं। क्यों रखे हैं? क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो गया है, विलुप्त हो गया भारत में। इसलिए बहुत सारा ऐसा जीव जंतु है जो इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड का मतलब कि वो ख़त्म की राह पे है। तो इंडेंजर्ड क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्वायरमेंट का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है। इन्वायरमेंट इशू होगा तो उसको रहने में तकलीफ होगी, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, तो वो विलुप्त हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे लोकल इन्वायरमेंट इशू है। और भी बहुत सारे इशू हो सकता है, तो हम लोग मेन को देखते हैं, और अगर आपको दे तो अपने दिमाग से बना सकते हैं, आगे हम बताएंगे भी। अब देखिए ये है आपका, ये आपका, एक सेकेंड, ये आपका रीजनल एंड ग्लोबल इशू है। तो क्या है रीजनल एंड ग्लोबल इशू? मतलब कि वैश्विक परिदृश्य पे कौन सा इशू है इन्वायरमेंट का। देखिए पहला ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है कि आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो बढ़ने से नुकसान क्या होगा? जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो बढ़ने से ये होगा कि जो आपका बर्फ़ है, जैसे कि पृथ्वी आपका, ये नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, बहुत पूरा बर्फ़ ही है, पता है आपको। ये बर्फ़ पिघल रहा है। अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बर्फ़ पिघलेगा। ये बर्फ़ पिघलेगा तो क्या होगा? आपका जो ओशियन है, जो समुद्र है, वहाँ पे पानी बढ़ेगा। समुद्र में अगर पानी बढ़ेगा तो क्या होगा? जो कोस्टल रीजन है, जो समुद्र, जैसे कि इंडिया है, तो ये कोस्टल रीजन में क्या होगा? पानी भर जाएगा। ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग से बहुत खतरा होता है। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का जो पानी बढ़ता है, आपका जो बारिश समय पे नहीं होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगा, ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग से सब कुछ इफेक्ट होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग होता क्यों है? ये इसलिए होता है इन्वायरमेंट के कारण, कि इन्वायरमेंट पे अगर गलत इम्पैक्ट पड़ता है तो। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग, सॉरी, ओजोन परत। ओजोन परत क्या है कि जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे आप फ्रिज यूज करते हैं तो फ्रिज से क्या निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या है? जैसे अब आपका एटमॉस्फेयर है, एक सेकेंड, ये आपका पृथ्वी है, ये आपका एटमॉस्फेयर है, ये आपका एटमॉस्फेयर है। सूर्य से किरण आता है, तो ये जो आपका ओजोन लेयर है ये क्या करता है? अल्ट्रावायलेट रे से, अल्ट्रावायलेट रे जो है आपको शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर अल्ट्रावायलेट रे आपके शरीर पे पड़ जाएगा तो इससे आपको स्किन कैंसर का खतरा होता है। तो ये ओजोन लेयर जो है अल्ट्रावायलेट रे से आपको बचाता है। आप यहाँ पे घूम रहे हैं धूप में, आपको अल्ट्रावायलेट रे नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? कि ओजोन लेयर है यहाँ पे, पृथ्वी में क्या है?
ओजोन लेयर है एटमॉस्फेयर में, ये आपको बचाता है, समझ रहे हैं। तो अगर ये ओजोन परत नहीं होगा तो ये अल्ट्रावायलेट रे सीधे आपके शरीर पे पहुंचेगा और आपको स्किन कैंसर होगा, ठीक है, और भी बहुत सारा इशू होगा। तो ये सब लोकल समस्या नहीं, ये पूरी दुनिया में समस्या है ये सब, ओजोन परत में छेद होना, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। तो आपको हम बता चुके हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगा तो जो भी आपकी पृथ्वी है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, तो यहाँ पर जो बर्फ होगा ना ये पिघलने लग जाएगा, ठीक है। बर्फ पिघलने से क्या होगा, समुद्र का पानी बढ़ेगा। समुद्र का पानी बढ़ने से क्या होगा, लोग का जो जीवन होगा वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, खासकर जो समुद्र के किनारे रहते हैं, ठीक है। चौथा है ओशियन एसिडिफिकेशन। ओशियन एसिडिफिकेशन कैसे होगा, जैसे मान के चलिए कि आपको पता है कि ये समुद्र है, समुद्र में आपका नदी है, जो भी नदी का पानी कहाँ जाता है, समुद्र में जाता है। तो आप मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, तो फर्टिलाइजर खेत का कहाँ जाएगा, नदी में जाएगा, और नदी के द्वारा कहाँ जाएगा, ओशियन में जाएगा, समुद्र में जाएगा। जैसे कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में बढ़ गया है, तो वो जैसे कि पोल्यूशन बढ़ने से क्या होता है कि आपका एसिड रेन का खतरा होता है, एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन से क्या होगा, आपका जो ओशियन है वहाँ एसिडिफिकेशन हो जाएगा, अम्लीय बहुत ज़्यादा हो जाएगा जो समुद्र में आपका। इससे नुकसान ये है कि जो समुद्र है आपका उसमें बहुत जीव जंतु होता है, पेड़ पौधा होता है, तो वो सब पे क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है। इससे क्या होगा कि आपका अगर ओशियन खतरा हो जाएगा तो पूरा पृथ्वी पे खतरा होगा, ठीक है, क्योंकि ओशियन पे बहुत कुछ डिपेंड है हमारी लाइफ का, बहुत कुछ, जिसमें से कोरल्स होता है, अगर कोरल्स ना हो तो ओशियन खत्म है, ठीक है। ओशियन एसिडिफिकेशन का समस्या जो है पूरे विश्व में बहुत गंभीर समस्या है अभी के समय में। फिर है पाँचवा वाटर क्राइसिस। तो वाटर क्राइसिस तो पता है कि पूरी दुनिया का समस्या है, इससे पहले जो पढ़े हम लोग लोकल समस्या पढ़े कि जो कुछ कुछ जगह होता है, लेकिन ये जो समस्या है आपका पूरी दुनिया में है, हर यूरोप में, अफ्रीका में, ठीक है, एशिया में, हर जगह है। और चौथा देखते हैं कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग बता चुके हैं कि आपके ओशियन के अंदर कोरल होता है, कोरल, अगर ओशियन समुद्र अगर आपका गंदा होगा तो कोरल जो है ख़त्म हो जाता है, और कोरल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ओशियन के लाइफ के लिए। अगर कोरल नहीं हो पाएगा तो ओशियन का जो जीव जंतु है उसको वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ग्लोबल इशू है, ग्लोबल समस्या है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं तो ग्लोबल समस्या है, तो हम लोग समझते हैं कि पॉल्यूशन क्या है। हम लोग ये ना पढ़ रहे हैं ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू, तो ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू हो क्यों रहा है, पोल्यूशन के कारण हो रहा है। तो अब हम लोग समझते हैं कि पॉल्यूशन क्या है। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको डरना नहीं है, हिंदी में बताएंगे आपको, ठीक है। एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल का मतलब कि जो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ आपके लिए उपयुक्त नहीं है, अनडिजायरेबल मटेरियल इनटू द इन्वायरमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे क्या है, आप गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी तो ह्यूमन चला रहा है, तो गाड़ी से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, तो धुआं आपके एटमॉस्फेयर के लिए मतलब कि ज़रूरत नहीं है। तो ये अनडिजायरेबल चीज़ है, मतलब कि जो चीज़ आवश्यक नहीं है वो चीज़ आपके एटमॉस्फेयर में आ रहा है, तो इससे क्या होगा, हवा का प्रदूषण होगा। तो जो भी अनडिजायरेबल मटेरियल आपके इन्वायरमेंट में आ रहा है ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, तो वो पॉल्यूशन है। स्पष्ट हो गया इतना। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन का बहुत टाइप है, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, रेडिएशन पॉल्यूशन, ई वेस्ट पॉल्यूशन, बहुत सारा होता है, ठीक है। तो सबको हम लोग देखेंगे अभी एक एक करके। तो ये आपका पॉल्यूशन है और ये टाइप ऑफ पॉल्यूशन है। तो अब देखिए पॉल्यूशन जब होगा तो सरकार तो उसको कंट्रोल भी करेगी। तो सरकार जो है कंट्रोल करने के लिए 1986 में पहली बार एक्ट लाया था, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। 1986 से पहले पर्यावरण कोई मुद्दा ही नहीं था पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे हैं ना कि चुनाव, जैसे कि यूरोप में अगर आप जाइएगा, यूरोप में तो चुनाव जो लड़ता है ना पॉलिटिकल पार्टी, जैसे हमारे यहाँ चुनाव किस पे लड़ता है, आपको हम बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, आपको हम अनाज फ्री कर देंगे। लेकिन यूरोप में जाइएगा तो वहाँ पे चुनाव जो होता है इस चीज़ पे होता है कि हम आपको शुद्ध हवा देंगे, शुद्ध पानी देंगे, ठीक है। इस पर वहाँ पे चुनाव होता है। ये डेवलप्ड सोसाइटी का पहचान होता है। हम लोग को तो भाई मतलब हवा कितना भी गंदा हो, पानी कितना भी गंदा हो, तुम हमको फ्री में बस पे ट्रैवल करवा दो, फ्री में सीएनजी दे दो, ठीक है, तो हम लोग खुश हो जाते हैं। तो ये डेवलपिंग सोसाइटी का ये स्वभाव होता है, वो लोग छोटा छोटा चीज़ को लेके खुश हो जाएगा। जो हवा है, प्रदूषण है, ये डेवलप्ड कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ठीक है। तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लाया गया था। कब लाया गया था, 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, आप लोगों को पता है कि एक आपका बताएंगे आगे हम। भोपाल गैस ट्रेजेडी आप गूगल पे सर्च करके पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जो है सरकार जगी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग का जो पहला टॉपिक है एयर पोल्यूशन, हम लोग उसको पढ़ते हैं, वायु प्रदूषण, ठीक है। पहला वायु प्रदूषण, तो इसको प्रेजेंस ऑफ एनी सॉलिड लिक्विड गैसेस सब्सटेंस इंक्लूडिंग नॉइज। नॉइज का मतलब होता है कि साउंड,
जो भी आपका आवाज़ वाज आपके आसपास देख रहे हैं। और रेडियो एक्टिव रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब हुआ जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है ना, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब मान के चलिए दिल्ली में फटेगा तो उसका रेडिएशन पटना तक आएगा, उसका रेडिएशन जो है भोपाल तक जाएगा, रेडिएशन हो जाता है। इससे भी रेडिएशन से भी लोग मर जाता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस या तो साउंड आवाज़ या रेडिएशन, कुछ भी अगर आपके मतलब आसपास फैल रहा है तो वो एयर पोल्यूशन है, सब एयर पोल्यूशन में आ जाएगा, ध्यान रखना है। वहाँ पे रेडिएशन भी आता है और नॉइज़ भी आता है। लोग को लगता है कि नॉइज़ जो है वो साउंड पोल्यूशन में आएगा, ये नॉइज़ जो है आपका एयर पोल्यूशन में कंसिडर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो एयर पोल्यूशन जो है दो तरह का होता है, एक प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है, एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होता है कि जो डायरेक्ट रिलीज हो एटमॉस्फेयर में, जो बिना किसी के सहायता से डायरेक्ट रिलीज हो। जैसे कि आप लकड़ी जलाइए तो लकड़ी जलेगा तो क्या होगा, CO2 रिलीज होगा, वहाँ से CO रिलीज होगा। जो इन्वायरमेंट में डायरेक्ट रिलीज हो रहा है उसको बोलेंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होगा, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है कि जो डायरेक्ट रिलीज नहीं हो, जो दो प्राइमरी पोल्यूटेंट के मिलने से बने, उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ओजोन। ओजोन जो होता है आपका, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन बनता है, ये कैसे बनता है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन और आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों जब सूर्य की उपस्थिति में मिलता है ना तो ओजोन का गैस का फॉर्मेशन होता है। अकेले ओजोन नहीं बन सकता है, या तो हाइड्रोकार्बन प्लस NOx, NOx का मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये अगर सूर्य की उपस्थिति में, ओजोन गैस जो है रात में नहीं बनता है, ये सूर्य की उपस्थिति में ही बनेगा, समझ रहे हैं ना। तो दो प्राइमरी पोल्यूटेंट के मिलने से सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनता है, बस इतना ही समझना है आपको, ज़्यादा नहीं समझना है। एग्जाम्पल याद रखिए, ओजोन जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। प्राइमरी पोल्यूटेंट में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड DDT, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन NO2 वगैरह, ऑक्साइड ऑफ सल्फर। अब एक चीज़ समझिए, जो भी आपका गाड़ी उड़ी चल रहा है, जैसे बस चल रहा है, ट्रेन चल रहा है या मोटरसाइकिल चल रहा है, उससे मेनली जो है नाइट्रोजनियस पोल्यूशन निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम। और जो भी आपका थर्मल पावर है, थर्मल पावर जहाँ भी है, उससे जो है आपका सल्फर का पोल्यूशन निकलता है। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि जो गाड़ी से सल्फर नहीं निकलता है, लेकिन गाड़ी से मैक्सिमम पोल्यूशन जो है वो नाइट्रोजन का निकलता है और थर्मल पावर प्लांट से सल्फर का निकलता है, ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है। और है पॉलीक्लोरिनेटेड बाय फिनाइल, ये PCB। जो PCB जो है आपका, जब भी आप कोई प्लास्टिक को जलाते हैं, जब भी आप किसी प्लास्टिक को जलाते हैं, उससे जो है आपका ये PCB गैस रिलीज होता है, कोई भी प्लास्टिक आप जलाइए। अगला है COCl2, इसको बोलते हैं फॉस्जीन, और मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये जो है आपका पॉइजनस गैस है। जो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था, वहाँ से यही गैस रिलीज हुआ था, इसलिए हजारों संख्या में लोग वहाँ मारा गया था भोपाल में, ठीक है। तो ये सब कब निकलता है, COCl2, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जब भी कोई इंडस्ट्रियल कैटास्ट्रोफी होता है। कैटास्ट्रोफी का मतलब होता है कोई भी घटना जब हो जाता है, जैसे कोई इंडस्ट्री में मान के चलिए घटना हो गया कि गैस लीक कर गया, ठीक है, इससे क्या होगा, काफ़ी लोग का डेथ हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियल कैटास्ट्रोफी। इससे क्या होता है, आपका फॉजिन गैस निकलता है और मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकलता है, जो भी आपका न्यूक्लियर वाला इंडस्ट्री हो। और लास्ट है स्मोक। स्मोक मतलब क्या हुआ, स्मोक का मतलब हुआ, स्मोक को बोलते हैं हम लोग एक्चुअली में धुआं। स्मोक क्या होता है, इसमें स्मोक मतलब धुआं प्लस फॉग का मतलब होता है, फॉग आपको जो ठंडा में नहीं देखते हैं कि ओस जमा रहता है एनवायरनमेंट में पूरा, तो जब फॉग और स्मोक, धुआं जब दोनों मिल जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्मॉग। स्मॉग जो होता है बहुत खतरनाक होता है, ये आपके लंग्स के लिए, ठीक है, खासकर बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होता है स्मॉग, इसलिए बोलता है मास्क लगा के चलिए ठंड में, ठीक है। स्मोक कैसे बनता है, स्मोक प्लस फॉग से बनता है, ध्यान रखना है। तो ये सब आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा हमको लग रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन देखते हैं, एनी अनवांटेड साउंड जो आपको इरिटेट करे, जैसे आप रूम में बैठे हुए हैं, गाना बज रहा है बाहर में, अगर वो आपको अच्छा लग रहा है सुनने में तो वो नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है। अगर वो आपको इरिटेट कर रहा है तो ये आपका नॉइज़ पोल्यूशन है, ठीक है। तो हम लोग जो नॉइज़ होता है, जो साउंड होता है, उसको मेजर करने का यूनिट क्या है, DB, डेसिबल, इसको डेसिबल बोलते हैं। यही यूनिट है साउंड को मेजर करने का, ठीक है, डेसिबल यूनिट है साउंड को मेजर करने का। तो हमारा जो मानव का कान होता है, इसका मैक्सिमम क्षमता है 85 डेसिबल, इससे ज़्यादा हम लोग साउंड नहीं सुन पाएंगे, अगर सुनेंगे तो कान का पर्दा फट जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का मैक्सिमम लिमिट है। लेकिन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोला है, वो प्रिस्क्राइब किया है, एक मापदंड दिया है कि 45 dB दिन में और 35 dB रात में, ये आदमी के लिए सबसे अच्छा साउंड है। अगर इस रेंज में साउंड बज रहा है तो 45 dB दिन में और 35 dB रात में, ये आपके लिए बहुत फेवरेबल है, ठीक है।
अब हम समझते हैं कि जो नॉइज़ पोल्यूशन है आपको हम बता चुके हैं, नॉइज़ पोल्यूशन एयर पोल्यूशन में काउंट होता है। तो नॉइज़ पोल्यूशन जो है सबसे पहले 1981 में ये एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट में शामिल किया गया था इसको। जैसे नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसके लिए जो कानून बना था एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 में, इसी में शामिल कर दिया गया था, एयर वाले में ही शामिल कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में 2000 में ये आपका नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट अलग से बना, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट अलग से बना, जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ही के अंडर ही बना था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है क्यों आया था, क्योंकि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। इसी गैस त्रासदी के बाद EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आ गया था, और इसी एक्ट के अंतर्गत नॉइज़ पोल्यूशन जो है 2000 में शामिल किया गया था। तो नॉइज़ पोल्यूशन जो है आपका ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत ही देखा जाता है, ठीक है। इसके लिए स्पेशल कानून जो है 2000 में बना था, जो इसके अंतर्गत ही था। 2000 से पहले जो है नॉइज़ पोल्यूशन जो है एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1981 के अंतर्गत था। समझ गए हैं, स्पष्ट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं वाटर पॉल्यूशन और मेरीन पॉल्यूशन। तो पानी का भी प्रदूषण बहुत बड़ा है। तो एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस टू वाटर सच एज, देखिए कोई भी ऐसा चीज़ जो कि पानी के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। जैसे पानी में आप क्या कर दीजिए कि आप अपने मतलब कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको फेंक दीजिए, इंडस्ट्री चला रहे हैं, उससे जो गंदा निकला उसको पानी में फेंक दीजिए, समुद्र के पानी में। तो समुद्र के पानी को तो उसकी आवश्यकता नहीं है, तो वो चला गया। तो ये क्या है, अनडिजायरेबल सब्सटेंस है टू वाटर। चाहे वो सब्सटेंस ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मतलब कि जो चीज़ सड़ गल के पूरा पृथ्वी में फिर से मिट्टी में मिल जाएगा, उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। जैसे कि आपका जो भी फल है, सब्जी, ये ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक का मतलब जैसे कि आपका प्लास्टिक है, ये इनऑर्गेनिक है, ठीक है। या तो ऑर्गेनिक, या तो इनऑर्गेनिक, या तो बायोलॉजिकल, या तो रेडियोलॉजिकल, या हीट। कोई भी चीज़ अगर आपका पानी में मिल रहा है जो कि पानी जो कि हमारे लिए और समुद्री जीव के लिए उपयोग नहीं के योग्य नहीं बचेगा, अगर नहीं है तो वो आपका वाटर पोल्यूशन है। फिर से समझिए, ऐसा कोई भी चीज़ जो पानी में मिल जाए और उससे या तो मानव को या तो पानी में जीव रहने वाला एनिमल को या प्लांट को अगर उससे कुछ हानि पहुंचता है तो वो आपका वाटर पोल्यूशन है, ठीक है। तो देखिए वाटर पोल्यूशन समझ गए हैं। इसमें 3 टर्म होता है, एक होता है BOD, एक होता है COD, एक होता है यूट्रोफिकेशन। इस तीनों टर्म को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लोग यूट्रोफिकेशन समझते हैं क्या है। यूट्रोफिकेशन क्या है इसको पहले समझते हैं। देखिए आप देखें, जैसे आप देखते होंगे कि जैसे कोई आपका तालाब है, तालाब में क्या होता है कि ऊपर में देखिएगा हरा हरा एकदम जम जाता है। जैसे कि छठ होता होगा तो उसको साफ़ कर देते हैं, छठ के 2-3 महीने के बाद क्या होगा, देखिएगा कि हरा हरा जम जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि समुद्र के जो भी आपका पानी है उसके सरफेस पे, सतह पे हरा हरा जो है वो न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स होता है। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो जाने से हरा हरा पूरे सरफेस पे जम जाता है, जो कि पानी के लिए अच्छा नहीं होता है। क्योंकि अगर मान के चलिए कि ये पानी का सतह पे पूरा हरा हरा जम जाएगा तो सनलाइट जो है अंदर नहीं जा पाएगा। अगर अंदर नहीं जा पाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि अंदर जो जीव जंतु है वो आपका फोटोसिंथेसिस करता है। जो भी आपका पेड़ पौधा है पानी के अंदर, सूरज का रोशनी के मिलने के बाद वो अपना खाना बनाता है, ठीक है। तो अगर हरा भरा पूरा समुद्र ये पानी के ऊपर में रह जाएगा तो सनलाइट अंदर नहीं जाएगा, तो अंदर का जो पेड़ पौधा है वो मर जाएगा। अंदर का पेड़ पौधा मर जाएगा तो जो भी जीव जंतु है उसके अंदर में वो पेड़ पौधा खा के ही जिंदा रहता है, तो जीव जंतु भी मर जाएगा। तो ये जो आपका पानी है ये मतलब क्या बोलिएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन से पानी पोल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। इसी को अलगल ब्लूम कहते हैं। ये जो ग्रीन ग्रीन पूरा जम जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं अलगल ब्लूम। स्पष्ट है, यूट्रोफिकेशन क्लियर है। यूट्रोफिकेशन क्यों होता है, क्योंकि जो बहुत सारा हम लोग जो जैसे कि खेत में यूज करते हैं, आपका क्या बोलते हैं, खाद वाद यूज करते हैं जो और बहुत सारा कीटनाशक यूज करते हैं, तो वो सब अगर समुद्र के पानी में जाके मिलता है या आपके आसपास में पानी जहाँ जमा है वहाँ जाके मिलता है, इसी से अलगल ब्लूम होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग यूट्रोफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब समझते हैं BOD। देखिए BOD क्या है। BOD ये है कि जैसे ये आपका पानी है, पानी में आपका क्या है कि ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। पानी में ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो पानी में ऑर्गेनिक मटेरियल जो आपका क्या बोलिएगा, पूरा अच्छे से प्रोसेस होता है ऑर्गेनिक मटेरियल का। इसका जो डिग्रेडेशन होता है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो इसका डिग्रेडेशन नहीं होगा, किसका, ऑर्गेनिक मटेरियल का, ठीक है। तो और इस ऑर्गेनिक मटेरियल का जो डिग्रेडेशन करता है कौन करता है, माइक्रोब्स करता है, छोटा छोटा जीव जंतु करता है। तो उसमें ऑक्सीजन का रहना बहुत जरूरी है। तो क्या हो जाता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है समुद्र के अंदर में तो ऑक्सीजन का मात्रा घट जाता है। तो ऑक्सीजन का मात्रा घटेगा तो वहाँ पे BOD बढ़ेगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा। मतलब BOD का मतलब ये होता है कि अगर BOD किसी समुद्र का ज़्यादा हो गया है इसका मतलब समुद्र में पोल्यूशन बढ़ गया है। समझ गए, BOD मतलब अगर मान के चलिए कि बोले BOD बढ़ गया है,
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया है, इसका मतलब कि वहाँ पे समुद्र में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ा हुआ है। स्पष्ट है। सीओडी भी इसी टाइप का चीज़ है। बीओडी के लिए आप बीओडी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, इसमें ऑक्सीजन किसको चाहिए होता है? माइक्रोब्स को। माइक्रोब्स क्या करता है? जो भी आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको क्या करता है बताइए? डिग्रेडेट करता है, मतलब उसको अच्छे से रिफॉर्म करके फिर से मिला देता है पानी में, एकदम इक्वल कर देता है। लेकिन सीओडी में क्या है कि माइक्रोब्स को नहीं चाहिए, ये अपने आप ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का एक रिएक्शन होता है पानी के अंदर ही, उसमें माइक्रोब्स नहीं होता है, जीव जंतु का रोल नहीं होता है, ऑटोमेटिक होता है, इसी को बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बस आपको दिमाग में रखना है कि बीओडी सीओडी जो है ये वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है। बीओडी सीओडी में क्या होता है, अगर बीओडी सीओडी किसी पानी का बढ़ गया है इसका मतलब उसमें पोल्यूशन बढ़ गया है। बस इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आगे क्या है ये देखिए, ये है रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है? इंक्रीज इन द रेडिएशन लेवल इन द एनवायरनमेंट दैट पोजेस सीरियस थ्रेट टू ह्यूमन एंड अदर फॉर्म लाइफ। देखिए, कोई रेडिएशन से अगर मानव के या किसी भी जीव जंतु के एग्जिस्ट पे वो थ्रेट करता हो, थ्रेट मतलब कि खतरा पैदा करता हो, तो वो रेडियो एक्टिव वेस्ट है। जैसे जैसे कोई आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है आपके आसपास में, जब न्यूक्लियर आपको एनर्जी मिलता है तो वहाँ पे एक न्यूक्लियर वेस्ट होता है। वो न्यूक्लियर वेस्ट को अगर बाहर फेंक दीजिएगा ना आसपास में, इससे क्या होगा कि आसपास में रहने वाला आदमी पे रेडिएशन जाता है और आसपास के आदमी को बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेडिएशन पैदा होता है। जैसे न्यूक्लियर वेपन, आपको पता है ना कि जापान में जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था तो वहाँ पे अभी तक भी लोग जो है विकलांग पैदा हो रहा है, दिव्यांग पैदा हो रहा है। रेडिएशन का अभी तक असर है, समझ रहे हैं। तो रेडिएशन होता है जो भी आपका ये न्यूक्लियर वेपन होता है या न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, ठीक है। माइनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, जैसे यूरेनियम हो गया, बिना यूरेनियम के तो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट चलेगा नहीं, न्यूक्लियर वेपन चलेगा नहीं। इसको हम लोग माइनिंग करते हैं, मतलब पृथ्वी से निकालते हैं, ठीक है। उसमें भी खतरा होता है रेडियो एक्टिव रेडिएशन का, ठीक है। एक्सपोजर टू रेडिएशन फॉर डायग्नोसिस पर्पज, जैसे पता है आपका हॉस्पिटल में एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, एक्सरे और सीटी स्कैन में भी रेडियो एक्टिव मटेरियल का बहुत यूज होता है। इसलिए सीटी स्कैन बहुत ज़्यादा नहीं कराना चाहिए लोगों को, एक्सरे बहुत ज़्यादा नहीं कराना चाहिए हॉस्पिटल में, इससे रेडियो एक्टिव रेडिएशन का खतरा रहता है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल सोर्स है। आर्टिफिशियल सोर्स का मतलब क्या होता है? जो हम लोग जो है मानव के द्वारा ऐसा होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन बनाया है? मानव बनाया है। न्यूक्लियर वेपन कौन बनाया है? मानव बनाया है। माइनिंग कौन करता है? मानव करता है। ये आर्टिफिशियल का मतलब कि ऑटोमेटिक नहीं होता है, इसको मानव लोग करता है। नेचुरल सोर्स का मतलब हुआ कि जो ऑटोमेटिक होता है, जैसे कॉस्मिक रे फ्रॉम स्पेस एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। आपको पता है ना कि सनलाइट से क्या होता है? सनलाइट से जो रोशनी आता है उसमें अल्ट्रावायलेट रे होता है। अल्ट्रावायलेट रे 3 तरह का होता है, अल्ट्रावायलेट रे ए बी सी। तो अल्ट्रावायलेट रे बी वाला जो है ये आपको स्किन कैंसर पैदा करता है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे ओजोन लेयर ना हो बीच में तो अल्ट्रावायलेट बी जो है आपको स्किन कैंसर पैदा करेगा। यही जो है नेचुरल सोर्स है रेडिएशन का, इसलिए ओजोन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर में, वरना आपको कैंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब समझते हैं कि ये जो आपका एंटीना देखते हैं, एक सेकेंड, आपके आसपास में देखिएगा कि एंटीना होगा, जियो का, एयरटेल का। कहा जाता है कि एंटीना के 100 मीटर के दायरे में नहीं रहना चाहिए, इससे आपका स्किन कैंसर का खतरा होता है, ठीक है। एवरी एंटीना ऑफ ए सेल फोन टावर रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कोई भी एंटीना जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पैदा करता है। इसलिए आजकल देखिए शहर में जो है एंटीना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंटीना बहुत ज़्यादा बढ़ने से क्या है कि हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इसका खतरा होने वाला है, ठीक है। इन सबों से दूर रहना चाहिए, इसलिए गाँव का लोग देखिए कम बीमार पड़ता है फिर भी, ठीक है। हो गया, रेडियो एक्टिव वेस्ट समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट तो सबको पता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे इंडस्ट्री से कोई सॉलिड वेस्ट निकलता है। सॉलिड का मतलब जो कि कठोर पदार्थ है और वेस्ट है, ठीक है। कठोर चीज़ जैसे वेस्ट है, जैसे कि आप कूड़ा कागज फेंक दिए हैं, अब आपके यहाँ कार्टून है उसको फेंक दिए, सब सॉलिड वेस्ट में आता है। रेसिडेंशियल और कमर्शियल वेस्ट, आपके घर से डेली सॉलिड वेस्ट निकलता होगा, जैसे कि आप सब्जी उब्जी काट के फेंक दिए, वो भी सॉलिड वेस्ट में आएगा। बायोमेडिकल वेस्ट, जैसे कि आप दवाई खरीदें तो दवाई का जो पैकेजिंग किया हुआ है ये सब सॉलिड वेस्ट में आएगा, ठीक है। या आप प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो ये सब सॉलिड वेस्ट में आएगा। प्लास्टिक एंड माइक्रो प्लास्टिक वेस्ट तो आपको बता ही चुके हैं, ये सब सॉलिड वेस्ट रहता है। सॉलिड वेस्ट से क्या होता है ना कि इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा खतरा होता है। क्या खतरा होता है कि लैंड का डिग्रेडेशन होता है, जो आपको ज़मीन होता है, ज़मीन क्या होता है, उपजाऊ कम हो जाता है, क्योंकि जैसे मिट्टी है आपका, मिट्टी में प्लास्टिक व्लास्टिक रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये उपजाऊपन इसका घट जाता है, ठीक है। सॉलिड वेस्ट भी बहुत खतरनाक होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। आगे देखते हैं। अगला आपका हेजार्डियस वेस्ट। देखिए थोड़ा सा ये
समझने का चीज़ है, फैक्ट है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है कि मज़ा नहीं आ रहा हो, तो बस इसको एक बार समझ के पढ़ के दिमाग में सेट कर लेना, बहुत हैफे चीज़ नहीं है। इससे क्वेश्चन बहुत ईजी पूछता है, वो क्वेश्चन हम करवाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा। तो देखिए हेजार्डियस वेस्ट क्या होता है। हेजार्डियस वेस्ट होता है एनी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ जिसके प्रेजेंस से, जिसकी उपस्थिति से इन्वायरमेंट में सब्सटेंशियल डैमेज हो स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पे। किसी भी चीज़ के उपस्थित होने से इन्वायरमेंट में अगर आपके हेल्थ पर या पर्यावरण पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो हेजार्डियस वेस्ट है। ठीक है, जैसे क्या है आपका, जैसे अभी कोरोना है तो कोरोना क्या है, एक हेजार्डियस वेस्ट के रूप में है। क्योंकि देखिए अभी कोरोना म्यूटेट किया है, जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है कोरोना में चीन में, अभी देखिए कितना लोग डेथ कर रहा है। तो जैसे कोई भी आपका जीव जंतु होता है ना, जैसे कोरोना इसे म्यूटेट करते रहता है। म्यूटेट मतलब कि अपना रूप बदलते रहता है, थोड़ा सा चेंज ले आता है अपने में। ठीक है, इससे क्या होता है कि पूरे इन्वायरमेंट में बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ता है, पूरे मानव जाति पर खतरा होता है। तो कोई भी हेजार्डियस सब्सटेंस होगा आपका, तो उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक में से कोई एक हो सकता है या 2-3 से ज़्यादा हो सकता है। वो क्या होगा, टॉक्सिटी होगा उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर रिएक्टिविटी होगा या इग्निटेबिलिटी होगा। ये 3 में से अगर कोई एक भी चीज़ हो तो वो, इसका मतलब ये समझिए कि हेजार्डियस सब्सटेंस है वो। ठीक है, इग्निटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि वो आपके लिए बहुत हार्मफुल होगा। ठीक है, तो देखिए हेजार्डियस वेस्ट से क्या होता है, कैंसर का खतरा होता है, जेनेटिक म्यूटेशन, आपको बता दी कि कोरोना जेनेटिक म्यूटेट कर रहा है। नर्वस सिस्टम, आपका जो ब्रेन है वो कमज़ोर हो जाएगा। आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम, हार्मोनल डिसबैलेंस, मतलब हो सकता है कि आप जो है बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो बहुत कुछ आपके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है हेजार्डियस वेस्ट से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट, ये आई थिंक लास्ट है, इसको ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, देखिए अभी वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। क्यों? क्योंकि हर घर में देखिए कि 5 से 6 मोबाइल मिलेगा, 5 मोबाइल, एक टीवी। इलेक्ट्रॉनिक से कितना सामान हो गया है हमारे आसपास में, लेकिन उसका रिसाइकिल नहीं हो पा रहा है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है वर्तमान समय में। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट नॉट हेजार्डियस, ये हेजार्डियस नहीं होता है अगर इसको सही से रखा जाए और रिसाइकिल किया जाए। रिसाइकिल कैसे किया जाए, साइंटिफिक तरीके से अगर इसको रिसाइकिल किया जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है ये हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन हार्मफुल कब होगा, जब इसको साइंटिफिक तरीके से रिसाइकिल ना किया जाए, इसको इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाए, आपके आसपास में छोड़ दिया जाए, तो बहुत खतरनाक होता है। तो समझते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को। देखिए लेड आपका एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। ठीक है, लेड से क्या होता है, लेड किस में होता है, पेंट में होता है, कॉस्मेटिक्स, जो भी आप कॉस्मेटिक यूज़ करती है महिलाएं लोग, उसमें होता है, बैटरी में होता है, ग्लास में होता है और टॉयज़ में होता है। तो लेड से खतरा क्या होता है समझिए। देखिए एक अल्जाइमर डिजीज़ होता है, अल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है, आदमी को भूलने का बीमारी हो जाता है। अल्जाइमर डिजीज़ जो है, अभी अभी ये रिसर्च हुआ है कि अल्जाइमर डिजीज़ जनरली लेड के कारण हो रहा है। लेड का जो पोल्यूशन हमारे आसपास में बढ़ रहा है, इसी से अल्जाइमर डिजीज़ का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, अब दूसरा पोल्यूटेंट है, देखते हैं मरकरी। मरकरी भी आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। मरकरी से आप लोगों को पता है कि मिनीमाता डिजीज बहुत ही न्यूज में रहता है। सब क्वेश्चन खूब पूछेगा मिनीमाता डिजीज किससे होता है, ऑप्शन देगा लेड, मरकरी, आर्सेनिक। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो मरकरी से क्या होता है, मिनीमाता डिजीज होता है। तीसरा देखते हैं आर्सेनिक। कोई भी फॉसिल फ्यूल्स, कोई भी आपका, अगर आपका कोयला जल रहा है, तेल जल रहा है, फॉसिल फ्यूल्स उसी को बोलते हैं, तेल कोयला को। इससे क्या होता है ना कि ये रिलीज होता है, आर्सेनिक रिलीज होता है। और आर्सेनिक जो है आपका ग्राउंड वाटर में जब मिल के आपके अंदर चला जाएगा। ठीक है, जल्द आप अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो आप सुनते होंगे कि आर्सेनिक के कारण जो है पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, पानी में आर्सेनिक बहुत ज़्यादा है। जहाँ के पानी में आर्सेनिक बहुत ज़्यादा होगा वहाँ के लोगों को डायरिया बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, वहाँ के लोगों को स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चौथा देखते हैं कैडमियम। कैडमियम भी एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। कैडमियम जो है हमारे शरीर में 2 तरीके से जाता है, या तो आप मछली खाने से या तो सांस लेने से। अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको ध्यान में होगा कि बंगाल का जो मछली है बैन हो गया था यूरोप में। क्यों? क्योंकि पता चला था कि उसमें कैडमियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जा रहा था। और कैडमियम आपके शरीर में 2 ही तरीके से जाता है, या तो सांस लीजिएगा तब, या तो मछली खाइएगा तब। ठीक है, क्योंकि मछली क्योंकि पानी में कैडमियम बढ़ जाता है, उसी पानी में मछली रहता है, तो मछली के अंदर कैडमियम चला जाता है। ठीक है, तो कैडमियम के बढ़ने से क्या खतरा होता है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर का टेंशन होगा, लीवर आपका ख़राब हो सकता है, किडनी आपका ख़राब हो सकता है, लंग्स ख़राब हो सकता है, कैंसर जैसा बीमारी आपको हो सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से। इसी के समाधान के लिए इस भारत सरकार जो है, आपका पहली बार जो कानून है, फर्स्ट लॉ जो है 2011 में लाया था, ई वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2011 में लाया था। उसी को चेंज करके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रूल 2016 में भारत सरकार फिर से लाया,
2011 को रिप्लेस कर दिया, नया रूल लाया है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का 2016 में। ठीक है, रूल क्या है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रूल है, ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए समाधान के लिए हमारे पास कानून है। ठीक है, अब देखिए कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कौन सा राज्य प्रोड्यूस करता है, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र देता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पूरे भारत में, सेकंड पे तमिलनाडु है और थर्ड पे आंध्रा है। और अगर आप सिटी को देखिएगा तो सिटी में सबसे पहले मुंबई है, दूसरा दिल्ली है और तीसरा बेंगलोर है। ये सब डाटा आपको पूछता है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में आपको पूछेगा। अब देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन क्या है कि सॉइल का क्वालिटी, अगर आपका ज़मीन है जो मिट्टी है उसका क्वालिटी अगर ख़राब हो रहा है, जो मिट्टी अगर आपका यूज़ के लायक नहीं बच रहा है, तो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, लैंड का क्षरण हो रहा है। बहुत आसान चीज़ है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं सोचना है। तो अब देखिए मेजर काउज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, सब बहुत मतलब कि मुख्य कारण क्या है लैंड की डिग्रेडेशन होने का। तो पहला है डिफॉरेस्टेशन, जो हम लोग जंगल काट रहे हैं। जंगल काटने से क्या होता है कि मिट्टी जो है, मिट्टी पानी में बह, जो मिट्टी होता है ना उसके ऊपर में पोषक तत्व होता है। तो जब पेड़ पौधा रहता है तो इस पोषक तत्व को पकड़े हुए रहता है। लेकिन अगर आप पेड़ पौधा काट दीजिएगा तो ये पोषक तत्व जब बारिश होगा पानी में मिल के नदी में चल के बह जाएगा, तो मिट्टी को कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, तो पहला डिफॉरेस्टेशन है। दूसरा है ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा जो पशु होता है वो ग्रेज करता है, चरता है, पता है ना, चरना बोलते हैं उसको। जब वो घास को खाता है तो घास इससे कमज़ोर होता है। जब घास कमज़ोर होगा, जब बारिश का पानी क्या होगा, मिट्टी को बहा देगा। इससे भी आपका लैंड डिग्रेडेशन का खतरा रहता है। थर्ड है फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे फॉल्टी मेथड का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप एक ही तरह की कृषि बार बार कर रहे हैं, जैसे ज़मीन है इसमें सिर्फ धाने का खेती कर रहे हैं, इससे क्या होता है ना कि ज़मीन का उर्वरकता बहुत ज़्यादा घट जाता है। इसलिए कहा जाता है कि फसल को बदल बदल के खेती करना चाहिए। ठीक है, दूसरा लगता है सॉइल सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा मतलब नमक का मात्रा बढ़ जाना। नमक का मात्रा कैसे बढ़ता है, ये पानी के माध्यम से। जैसे कि बाढ़ आ गया, जैसे आपका एक खेत है, बाढ़ आ गया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सलाइन जमा हो सकता है। ठीक है, इसी को सॉइल अल्कैलिनिटी बोलते हैं कि जो पानी का आपका बोलते हैं ना, जो आपका मिट्टी होता है उसका उसका जो नेचर होता है वो बेस नेचर होता है, तो बेस नेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अल्कैलिनिटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो और है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का मतलब हुआ कि पानी अगर बहुत देर तक जमा है किसी भी मिट्टी के ऊपर में, इससे भी आपका लैंड डिग्रेडेशन का खतरा रहता है। और लास्ट है विंड इरोजन, मतलब आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि ये आपका मिट्टी है, ठीक है, अगर पेड़ पौधा नहीं है तो कोई भी अगर हवा चल रहा है तो मिट्टी को उड़ा के ले जाएगा, तो मिट्टी का जो ऊपर का इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लैंड कोई काम का नहीं बचेगा। इसलिए पेड़ पौधा लगाना चाहिए मिट्टी के ऊपर। ठीक है, पेड़ पौधा का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब देखिए इसी लैंड डिग्रेडेशन के लिए यूनाइटेड नेशन जो है कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD आया था, ये 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था। सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव में, यही सब सवाल पूछता है। UNCCD इज एन एग्रीमेंट फॉर इंश्योरिंग ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट लैंड डिग्रेडेशन, मतलब वैश्विक रूप से लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए ये लाया गया था UNCCD। ठीक है, ये जो है लीगली बाइंडिंग है, मतलब कि जो भी देश इसको हस्ताक्षर करेगा उसको हर चीज़ मानना पड़ेगा, लीगली बाइंडिंग है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, लीगली बाइंडिंग। जो भी देश इसको साइन करेगा उसको इसका हर चीज़ मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जो भी नियम है नहीं मानिएगा, तो अगर नहीं मानिएगा तो आपको पेनल्टी लग जाएगा। ठीक है, तो भारत जो है 1996 में हम लोग इसको रेटिफाई कर लिए थे, मतलब कि हम लोग इसको मान चुके थे कि हम लोग अब से 1996 से हम लोग बोल दिए कि अब हम लोग जो है UNCCD का हर चीज़ को मानेंगे। इसलिए जो है COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो ये जो जैसे मान के चलिए कि ये जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इस पर विचार करने के लिए साल में एक बार जो है पूरे देश का लोग मिलता है कि कहीं कहीं। तो COP14 का मतलब हुआ कि 14वां मीटिंग हुआ। 14वां मीटिंग कहाँ हुआ, दिल्ली में 2019 में हुआ, सॉरी 2019 में हुआ था दिल्ली में COP14। ठीक है, अभी 2022 में COP15 हुआ है। तो COP14 में क्या हुआ था कि जो भी देश इसको साइन किया है सब लोग आके मीटिंग किया, क्या क्या करना है, क्या प्लान करना है। तो यही सब चीज़ इसमें किया गया। तो इस चैप्टर में आपका कुल मिला के इतना ही है, आगे जो भी आपका होगा हम लोग लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।